तो नमस्कार सभी का आज के मॉर्निंग रिचुअल्स में स्वागत है। और आज हम प्यारे से मेडिटेशन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को शांति से बैठ जाए और अपनी कमर और अपने शोल्डर को स्ट्रेट करके बैठे। अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद कर लीजिए और अपना अपनी सांसों के ऊपर ले आएंगे और सिर्फ आप देखते जाइए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। पूरा ध्यान अपनी सांसों को देखने पर लगाना है। सिर्फ अपनी सांसों को देखते जाइए। इतनी लंबी, इतनी गहरी आपकी सांसें हैं। सिर्फ सांसों को देखना है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों को देखने पर लगाना है। अभी आपको एकदम शांत, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना है। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है और सिर्फ इस बांसुरी की आवाज को सुनना है और अपने शरीर में झांकना है। अपने अंदर झांकना है और अपने अंदर देखना है। एक एक चीजों को देखना है, कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती है। सिर्फ इस बांसुरी की आवाज में पूरी तरीके से खो जाना है और आपके शरीर के भीतर आपको कौन सी चीजें दिखाई देती है उन्हें सिर्फ देखना है। एकदम शांत, किसी तरीके की कोई आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। किसी तरीके की कोई भी थॉट अगर आए तो उसे आने दीजिएगा और जाने दीजिएगा। उसे बिल्कुल भी फोकस मत करिएगा। वापस अपनी सांसों के ऊपर और इस बांसुरी के ऊपर ध्यान को केंद्रित करिएगा। फिर सिर्फ अपने शरीर के हर एक चीज जो भी आपको दिखाई देती है वो आपको देखना है। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। अब इस बांसुरी में पूरी तरीके से खो जाएगी। अब आपको सिर्फ इस बांसुरी की आवाज आएगी। सिर्फ बांसुरी की आवाज को आपको सुनना है और अपने शरीर के भीतर आपको झांकना है। आपको जो भी चीजें दिखाई दे उसे देखना है आज।
देखते जाइए, अपने भीतर झांकिए, आपको क्या दिखाई देता है। देखिए शरीर के हर एक पार्ट में आपके भीतर कितनी सारी शक्तियाँ, कितनी सारी पावर है। अपने शरीर के साक्षी बन जाइए, अपने भीतर पूरी तरीके से झांकिए। देखते जाइए अपने भीतर। अपने भीतर उस परमात्मा की, उस भगवान की, जिसे भी आप मानते हैं, उनका तस्वीर देखिए। आपके आराध्य आपको आपके भीतर नजर आएंगे। देखिए उन्हें। हम बाहरी दुनिया में सब कुछ देखते हैं। हम बाहरी बहुत सारा पूजा, बहुत सारे चीजें करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपके भीतर ही है। आपके परमात्मा आपके भीतर ही मौजूद है। देखिए उन्हें। देखते जाइए उन्हें। आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है। आपका शरीर कितनी ऊर्जाओं से भरा है। देखते जाइए अपने शरीर को, अपने भीतर झांकिए और उन सारी शक्तियों को अपने भीतर देखिए। जो हम बाहरी दुनिया में देखते हैं, वो सारी शक्तियाँ आपके भीतर ही मौजूद है। आपका माइंड देखिए कितनी सारी चीजें करता है, और हम बाहरी दुनिया में खोजते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे भीतर मौजूद है। झांकिए अपने भीतर। देखिए आपके भीतर आपको कौन सी चीजें दिखाई देती है। उन्हें देखते रहिए। कोशिश करिए आपके भीतर आपके भगवान, आपके आराध्य आपको दिखाई दे। उतरने दीजिए इस बांसुरी की आवाज आवाज को, अपने अंदर तक जाने दीजिए।
और झांकते जाइए अपने भीतर। देखते जाइए अपने भीतर। अब आपको एकदम शांत और सिर्फ अपने आप को देखते जाना है, आपकी सांसों को देखना है। एकदम शांत हो जाइए और सिर्फ अपनी सांसों को ऊपर पूरी तरीके से ध्यान को केंद्रित कर लीजिए। किसी भी तरीके से किसी भी आवाज को हमें नहीं सुनना है। अगर किसी तरीके की थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, कोई आवाज हमें सुनाई देती है, तो उसे सुनकर वापस निकाल देना है और फिर से अपने ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर ले आना है। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर। एकदम शांत, चारों तरफ एकदम शांति ही शांति है। अपनी सांसों को देखते जाइए। इसको अपने नाक के द्वारा अंदर लीजिए, अपने मुंह से होते हुए पूरे शरीर में फैलने दीजिए और धीरे धीरे बाहर निकालिए। और देखिए आपके शरीर के अंदर जैसे ही ये जा रही है, वैसे ही आपके बॉडी के हर एक पार्ट में इस सांसों को जाने दीजिए। एकदम शांत, रिलैक्स, और सिर्फ आपकी सांसों को देखना है। ये ध्यान बुद्ध का ध्यान है। इसे आनापानसति ध्यान कहा जाता है। ये आपके भीतर अपने आप को दिखाने वाला है। इसी वजह से केवल अपनी सांसों को देखते जाइए, सिर्फ और सिर्फ
सांसों के ऊपर पूरा ध्यान रखिए। किसी भी तरह की कोई भी थॉट आते हैं, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। बिल्कुल शांत, पूरी तरीके से रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। पूरी तरीके से। और अपने भीतर अपनी सांसों को जाने दीजिए। आपकी सांसें और आप झांकिए अपने अंदर। आपके अंदर कितनी शक्तियाँ, कितनी सारी पावर है। आप ही वो इंसान हैं जो जीवन में अपने लिए अच्छा, अपने लिए बुरा, अपने लिए जो चीज चाहे वो कर सकते हैं। अगर जीवन में कुछ अच्छी चीजें होती है तो उसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। अगर जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो उसका श्रेय भी आपको जाता है। अपने आप को हर चीज के लिए ठहराने लग जाएंगे। हर चीज के अपने आप को मानने लग जाएगी। उस दिन आपको बाहरी दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। उस दिन आप किसी और को किसी भी कारण के लिए दोष नहीं दोगे। आप समझ जाओगे इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो केवल और केवल आपके कारण होता है। आपके जीवन को बनाने वाले सिर्फ आप हो, और कोई दूसरा आपके जीवन को नहीं बना सकता है। कोई दूसरा सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता है, सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना और जीवन में समृद्धि पाना। जीवन में जो कुछ भी पाना है वो केवल आप कर सकते हो। कोई दूसरा आपके जीवन में कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चाहो। कोई दूसरा आपको दुखी नहीं कर सकता है जब तक आप ना चाहो। कोई व्यक्ति आपके ऊपर कभी राज नहीं कर सकता जब तक आप न चाहो। हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं। हम अपने आप को हर चीजों के लिए दूसरों के ऊपर हम दोष देते हैं। और आज हम समझ चुके हैं कि हर छोटी से छोटी चीज जो हमारे जीवन में आती है, जो हमारे जीवन में होती है, उन सब के पीछे केवल हम हैं, केवल हमारा हाथ। अगर कुछ अच्छा है तो इसमें भी आपका हाथ है। अगर कुछ बुरा है तो भी इसमें आपका हाथ है। सिर्फ अपने आप को खोजिए। बाहर दुनिया में खोजने की आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
सिर्फ अपने भीतर खोजिए, अपने आप को खोजते रहिए। बाहरी दुनिया तो सिर्फ आईना है आपके भीतर का। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपकी आंतरिक दुनिया से ही होता है। आपकी आंतरिक दुनिया आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। आपकी आंतरिक दुनिया में जो कुछ भी चीजें चलती हैं, जो भी थॉट आते हैं, जो चीजों को आप सोचते हैं, जिन चीजों को आप पढ़ते हैं, इन चीजों के लिए आप काम करते हैं, जो आपके आंतरिक दुनिया में आता है। बाहरी दुनिया तो केवल उसका एक स्वरूप है, वही आपके बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, मतलब आपके शरीर के भीतर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है, आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो आपको बाहरी दुनिया में कंसंट्रेशन नहीं कर रही है। इसीलिए सिर्फ हमें अपनी आंतरिक दुनिया को सुधारना है। बाहरी दुनिया तो सिर्फ आंतरिक दुनिया का आईना है, वो ऑटोमेटिकली सुधरती जाएगी। आज के बाद हम जान चुके हैं कि हमारा आंतरिक स्वरूप ही हमारा बाहरी स्वरूप है। हम अंदर से जितने खुश होंगे उतने ही हम बाहर दिखेंगे। हम अंदर से जितने कॉन्फिडेंस होंगे उतने ही कॉन्फिडेंट हम बाहर दिखेंगे। अंदर से जितने बीमार हम होंगे उतने ही बाहर से हम बीमार होंगे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने आंतरिक दुनिया के अंदर देखना है, अपने आंतरिक दुनिया को सुधारना है। देखते जाइए अपने आंतरिक दुनिया को। तेरा साइंस प्रोजेक्ट है और ऊपर से स्कॉलरशिप। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और जैसा हमने आज जाना कि हमारी आंतरिक दुनिया जैसी होगी वैसी ही हमारी बाहरी दुनिया दिखेगी। और आंतरिक दुनिया आपकी अच्छी कब होगी? जब आप अच्छी चीजें आपके आंतरिक दुनिया में डालोगे, जब आप अच्छी चीजें बोलोगे, जब आप अच्छी चीजों को सोचोगे, तो ही आपकी दुनिया आंतरिक दुनिया बेस्ट होगी। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और बोल दीजिए कि मैं अपने जीवन का खुद निर्माता हूँ। मैं जीवन में हर उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करती है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास अनंत संभावनाएं हैं। मेरे पास
अनंत ब्रह्मांड की शक्तियां है। मैं भगवान का एक बहुत ही अच्छा क्रिएशन हूँ। मेरे अंदर भगवान की मेरे भीतर मौजूद है। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी आंतरिक दुनिया ही मेरा बाहरी स्वरूप है और मेरी आंतरिक दुनिया बहुत ही प्यारी है। मेरी आंतरिक दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने शरीर से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे रिश्ते लोगों के साथ में बहुत ही मजबूत होते हैं। मेरा हर दिन ताजगी से और खुशियों से भरा होता है। मेरे हर काम बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। पैसा मेरा सबसे अच्छा मित्र बन चुका है। पैसा मेरे पास बार बार आता है। पैसा मेरे पास हर बार आता है, हर दिन आता है। मैं अपने जीवन का लक्ष्य समझ चुका हूँ। मैं एक विजनरी पर्सन हूँ। मैं एक मिशनरी पर्सन हूँ। मेरे लाइफ के बहुत ही प्यारे मिशन हैं, बहुत ही प्यारे गोल्स है। और मैं हर दिन अपने लाइफ के गोल्स को पूरा करते जा रहा हूँ। हर दिन केवल वही काम करता हूँ जो जीवन में मेरे लाइफ के गोल को, मेरे मिशन को पूरा करने में मेरी मदद करते हैं। मेरा हर दिन एक नई ताजगी लेकर आता है। मैं हर दिन पुरानी चीजों को छोड़ देता हूँ और नई चीजों को ग्रहण कर लेता हूँ। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। मैं हर किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाता हूँ। मेरा जीवन बहुत ही खुशियों से भरा हुआ है। मेरे सारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। मेरे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, गुरुओं के साथ, सभी के साथ, इस समाज के साथ, सभी के साथ मेरे रिश्ते बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्यारे हो रहे हैं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सारी खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। मैं एक चुंबक बन चुका हूँ जो सारे एबंडेंस, सारी खुशियाँ अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ है। जो चीज को मैं चाहता हूँ वो चीजें मेरी लाइफ में बहुत आसानी से आ जाती है। मेरा जीवन बहुत ही खुशहाली से भरा हुआ है। मेरा शरीर बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही एनर्जेटिक है। मेरा शरीर किसी भी तरीके की बीमारी को, परेशानी को मेरे नजदीक नहीं आने देता। मेरा शरीर बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ऊर्जावान है। मैं हर काम को बहुत ही ऊर्जा के साथ और बहुत ही ताजगी के साथ करता हूँ। मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं। अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए और अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों पर लगा लीजिए और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए। चलिए, सो एक छोटी सी कहानी आप लोगों को, कहानी मीन्स एक छोटी सी सच्चाई आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेस्ट होगा।
थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए अगर कैमरा ऑन कर लोगे सो मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी इंटरेक्ट करूंगा, तो आप लोग उस चीज को रिलेट कर पाएंगे आपके जीवन से। यस। चलिए कुमुद सर का ही कैमरा ऑन है अभी, तो बाकी लोगों का नहीं है। चलिए कुमुद सर से ही बात कर लेते हैं। कुमुद सर, आप बताएंगे कि अ, हम हर रोज भोजन करते हैं। यस सर। यस। सो हमारे पेट में जब भी हम भोजन करते हैं वो हमारे पेट में होता है। जी सर। यस। उसे हर चीज हर दिन हमें उसे निकालना होता है, भाई मल के द्वारा, या उसे निकालना जरूरी होता है हर दिन। यस। अगर उस चीज को हम नहीं निकालेंगे, हम खाते ही जाएंगे, डेली हम खाते जाएंगे, लेकिन वो हमारे शरीर से निष्कासित नहीं होगा, तो क्या होगा? बॉडी सूट नहीं करेगी सर, जी। तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, तबीयत तबीयत खराब होगी, और क्या होगा? बॉडी इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमारियों का घर हो जाएगा। अच्छा, बीमारियों का घर हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स आपके शरीर में आप जब भोजन करते हैं तो आपका शरीर उन चीजों को ही रखता है जो उसके लिए जरूरी होती है, बाकी चीजों को वो क्या करता है? निष्कासित कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है। और हर दिन ये करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप हर दिन नहीं करोगे, हर दिन अगर ये चीजें नहीं होगी, तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपका शरीर एक बीमारी का घर बन जाएगा, और आपको बहुत सारी परेशानी होने लगेगी। जैसे सर में दर्द होने लगेगा, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, ये सारी समस्या आपको हो जाएगी। ये क्यों होगी? क्योंकि आप आपके शरीर से उन चीजों को नहीं निकाल रहे। भाई जो चीजें जरूरी है वो उन चीजों को आप रख रहे हैं, और जिस चीजें नहीं है उसको शरीर आपका ऑटोमेटिकली बाहर कर देता है ना, आपके पेट से उन चीजों को निकाल देता है। सो अब एक चीज को आप सोच के देखिए कि आप माइंड में कितनी सारी चीजों को डेली सोचते हैं, कितने सारे थॉट आपके माइंड में आते हैं, कितने सारे काम आप दिन भर में करते हैं, तो आप क्यों आपके दिमाग में उन 5 साल, 2 साल, या 1 साल, या 10 दिन पुरानी चीजों को आप लेकर बैठते हैं? आप सोच के देखिए कि आपको हर दिन आपकी माइंड को खाली करना जरूरी है। अगर आप इसे खाली नहीं करोगे ना, तो ये एक दिन आपके अंदर बहुत बड़ी बीमारी, बीमारी मीन्स क्या? जो सोचने की प्रॉब्लम, जो ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो आपके अंदर बहुत बड़ा घर बना लेगी। आपको हर दिन आपके माइंड में जो चीजें काम की है, जो चीजें आपके लिए जरूरी है, सिर्फ उन चीजों को रखना है, और हर शाम, हर सुबह बैठकर सारे माइंड को खाली करना है। किसी के साथ में आपका कल झगड़ा हुआ था, किसी से आपकी कोई बातचीत हुई थी, आपके वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके वर्कर्स के साथ में, किसी से पैसे को लेकर कोई बात हुई थी, किसी भी चीज को लेकर कोई भी बात हुई हो, उसे दूसरे दिन आपको खाली करना है। उसी दिन शाम में बैठ जाइए, या सुबह जब भी हम बैठते हैं तो उसको दिमाग से खाली करिए, उसको निकालिए। अगर आप उसे दिमाग से नहीं निकालेंगे तो नई चीजें आप अंदर नहीं डाल पाएंगे। जैसे ही आपका पेट खराब हो जाएगा, वैसे ही आपका माइंड आपको खराब कर देता है। जैसे होता है ना, डिप्रेशन की समस्या क्यों होती है? क्यों आदमी डिप्रेशन की समस्या में जाता है? क्यों आदमी बहुत ज्यादा सोचता है? कभी आपने सोच के देखा कि ये आपके साथ में होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है कि आप आपके अंदर जो पुरानी चीजें भरी है ना, उसको निकाल नहीं पा रहे। और जब तक आप उसे नहीं निकालोगे, आप नई चीजों को अपने अंदर नहीं ले पाओगे, और आपका माइंड नई चीजों को अगर नहीं लेगा, तो आपका पुराना जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही जीवन चलेगा। आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जाएंगे, धीरे धीरे परेशानियों से घिरते जाएंगे, धीरे धीरे ओवर थिंकिंग करते जाएंगे, और जो आप आपकी बाहरी दुनिया में डालते जाएंगे, जितनी चीजें आपकी आंतरिक दुनिया में डली हुई है, जितनी चीजें डली हुई है, यकीन मानिए वही आपका बाहरी स्वरूप पूरा बाहर निकलते आएगा हर दिन। और यही एक मिडिल क्लास, यही एक नॉर्मल व्यक्ति यही चीजों को करता है। वो इन चीजों के अंदर ही अपना पूरा जीवन गुजार देता है,
पूरा जीवन अपना वो सोचने में ओवर थिंकिंग में और ऐसी चीजों को सोचने में, ऐसी चीजों को करने में जिसका कोई रिजल्ट उसे नहीं मिलता है। उसे पता है कि वो लाइफ में अगर कुछ अच्छे लोगों के साथ रहेगा, अच्छी चीजों को करेगा तो उसके लाइफ में आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो चीजों को नहीं कर पाता है। उसे पता है कि सुबह उठने के बाद में अगर वो कुछ एक्सरसाइज करे, कुछ एक्टिविटी करे, कुछ मेडिटेशन करे तो उसके जीवन में कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका आंतरिक स्वरूप वो बदलना नहीं चाहता, उसकी पुरानी चीजों को वो बदलना नहीं चाहता। और जब तक वो पुरानी चीजों को बाहर नहीं निकालेगा, नई चीजों को अंदर नहीं डाल पाएगा। जैसे आपको कुछ टेक्निक्स मैंने बताई थी कि कभी आपको ऐसी परेशानी हो, कभी ऐसा प्रॉब्लम हो, तो अकेले में केवल बैठ जाइए, ऐसी जगह चले जाइए जहां पर कोई ना हो, मोबाइल वगैरह सब बंद कर दीजिए, 1-2 घंटे के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसी जगह चले जाइए जहां पर कोई ना हो, एकदम शांति, और वहां पर बैठकर अपने आप से बातें करिए। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। हर प्रॉब्लम का जीवन की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आपको सॉल्यूशन बाहर ढूंढने को मिले। वो सारा का सारा सॉल्यूशन अंदर ही है आपके। आप करके देखिए एक बार, आपको समझ में आएगा। किसी से आपका बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, पैसे की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, जाइए अकेले में, बैठिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, शांत एकदम ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पे एकदम शांति हो, और सिर्फ अपने आप से बातें करिए, सिर्फ अपने आप से। और पूछ के देखिए कि आपके जीवन में ये क्यों हो रहा है। आपको उसका सॉल्यूशन 101% मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सॉल्यूशन आपको ना मिले। ये कभी नहीं हो सकता ऐसा कि आपको सॉल्यूशन ना मिले उस चीज का। लेकिन हम क्या करते हैं ना, अभी हम अपने आप को कभी समय ही नहीं देते, हम अपने आप से कभी बातें ही नहीं करते, हम अपने आप से कभी पूछते ही नहीं है। हम बाहरी दुनिया में घूमते रहते हैं, बस घूमते रहते हैं। किसी ने बोला ये कर लो, ठीक है, किसी ने बोला ये कर लो, किसी ने बोला वो कर लो, लेकिन ये सारी चीजें आपके अंदर है, सारी चीजें आपके अंदर है। और ये आपके पूरे शरीर में जितने चक्र होते हैं ना, ये पूरे चक्रों के ऊपर ही सारी की सारी ये क्रियाएं होती है। जैसे हमारी नाड़ियां, आपको पता है, जो नाड़ियां होती है, ये नाड़ियां नहीं होती हमारी, ठीक है, ये नाड़ियां नहीं, नाड़ियां तो हमारे अंदर अनविजुअल होती है, ठीक है। जिसे 3 प्रकार की नाड़ियां, कभी समय मिलेगा तो उसके ऊपर भी कभी बात करूंगा मैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 तरह की नाड़ियां होती है। और ये 3 तरह की नाड़ियां ही पूरी तरीके से आपके जीवन को कंट्रोल करती है, आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को लाती है, और जो चीजें जीवन में नहीं है उन उन चीजों को भी लाने में मदद करती है। और जो चीजें हो रही है उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि यही सारी नाड़ियां आपके माइंड तक है, आपके शरीर के हर एक भाग में ये नाड़ियों का वो है। और जब आप आपके माइंड से सोचते हैं, आप जो चीजों के लिए, जो भी चीजों के लिए सोचते हैं, उसी चीजों से आपका रिएक्शन होता है। आप सोच के देखिए। कुमार सर, आप मुझे बताइए कि आपके बाहरी जीवन में क्या चल रहा है। आप कभी सोच के देखिए। आपने सिंपल सा एक चीज, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी सर। हिंदी भाषा बोलते हैं? ओके। आप मराठी भाषा बोलते हैं? नहीं सर, नहीं, क्यों नहीं बोल पाते? जानकारी नहीं। अच्छा, जानकारी नहीं, चलो ठीक है। हिंदी भाषा की कैसे आपको जानकारी है? बचपन से सर। अच्छा, बचपन से आपने सुना है, आपके मम्मी पापा ने, इन्होंने आपके सामने बोला, इसी वजह से आपकी वो भाषा बन चुकी है और वही चीज आपके दिमाग से निकलती है, ठीक है। हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। सर, यस। अभी देखो, सिंपली आप उसको कनेक्ट करके देखना, मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा। हिंदी के अंदर आप, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अगर किसी चीज को करना है, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगर कोई भी काम आपको करना है, जैसे मैंने बोला कि आपको ये बुक पढ़ना है और आपको एक टारगेट दिया गया, तो उसको आप के मतलब उसको करने के लिए कौन सी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी?
इच्छा, मन। मन की। ओके, और चलो ठीक है, आपका मन हो गया, आपने मन से सोच लिया आपको करना है। और जो जी, फीलिंग है, फीलिंग। यस, आपके अंदर फीलिंग आना चाहिए। यस, और अंदर से चाहत कर, मतलब साहस, करने करने की इच्छा पूरी। इच्छा। ठीक है, अब एक चीज को समझना, इच्छा, साहस, मन। ठीक है, अब ये जितने भी शब्द आपने बोले, इन शब्दों को कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपने सुना है, तो ही आपके माइंड से ये शब्द निकल रहे। इसमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपने कभी पढ़ा ना हो, कभी आपने कभी सुना ना हो। और ये शब्द इस वजह से आपके माइंड में, क्योंकि आपने इसे अपने दिमाग में रहने दिया। तो वैसे ही हमारे माइंड में हम जिन चीजों को डाल रहे हैं, और वही चीजें हमारे दिमाग में स्टोर है। इट मीन जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं, जिन चीजों के लिए हम काम कर रहे हैं ना, उसके बाहरी दुनिया, उसके बाद आपके अंदर से कुछ अलग निकल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, 1% भी नहीं हो सकता। एक भी चीज, मतलब एक इतना सा शब्द भी वो नहीं निकल सकता। आपने डेडिकेशन स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोला? आपने स्टार्टिंग में डेडिकेशन क्यों नहीं बोला? आपने दृढ़ संकल्प क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपके दिमाग में तो है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं है। आपने उस लेवल पे, आपके माइंड में वो नहीं है, इसी वजह से वो शब्द आपके दिमाग से जल्दी नहीं निकले। आपके दिमाग से वो शब्द, वही शब्द क्यों निकले? क्योंकि आपने आपके अंदर उन्हें बसा के रखा हुआ है। तो वही आपके जो बाहरी दुनिया में जितना भी चल रहा है ना, अब यकीन करो, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपके अंदर से वो चीजें निकल रही है। आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके अंदर से निकल रही है। आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपके अंदर से निकल रही है। आपके अंदर से जो चीजें निकल रही, वही आप बाहरी दुनिया के अंदर कर रहे हो। आप किसी चीज को अगर आप सेलिंग करते हो, आप नहीं बेच पा रहे हो, इट मीन्स आप अंदर से ही नहीं बेच पा रहे हो, तभी आप बाहर की दुनिया में नहीं बेच पा रहे हो। आप अंदर से ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तभी आप बाहर की दुनिया में नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आपके ग्राहकों से आप अच्छे तरीके से डील नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आप अंदर ही अच्छे तरीके से अपने आप से डील नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से आप आपके ग्राहकों से डील नहीं कर पा रहे। आपको सबसे पहले आपकी आंतरिक दुनिया को बदलना पड़ेगा। और आंतरिक दुनिया कैसे बदलेगी? अच्छी चीजों को सुनने से, अच्छी चीजों के लिए पढ़ाई करने से। आप 10 घंटा काम मत करिए, आप 12 घंटा काम मत करिए, सिर्फ 3 घंटा काम करिए, और ऐसा काम करिए जिससे आपको रिजल्ट मिले। देखो, हमाल भी दिन भर काम करता है और बहुत मेहनत करता है ना, बहुत बड़े बड़े बोरे उठाता है, हमाली करता है, तो क्या वो जीवन में सक्सेस होता है? नहीं। गधा भी बहुत मेहनत करता है, क्या उसकी उतनी डिमांड होती है? नहीं, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि वो काम तो कर रहा है, हमाल काम तो कर रहा है, लेकिन उसको कौन सा काम करना चाहिए उसको नहीं पता। वो गधे की तरफ सिर्फ भाग रहा है, सिर्फ भाग रहा है। और हम भी यही जीवन में क्या करते हैं, बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, लेकिन कभी हम सोच के, कभी बैठ के उसके बारे में कोई कैलकुलेशन ही नहीं करते। कोई कैलकुलेशन नहीं करते। हम कई करिकुलम नहीं बनाते जिसकी वजह से हम कम समय में ज्यादा एफर्ट ले सके। भाई 24 घंटे का समय सबके पास है ना, आपके पास है, मेरे पास है, जितने सक्सेसफुल लोग हैं सबके पास में उससे ज्यादा समय नहीं है। अगर मैं रात के 8 घंटे हटा दूं, तो 14 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। कोई भी हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, उससे ज्यादा समय नहीं है। लेकिन आपके जीवन में आप कौन से काम कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट देंगे। अब 12 घंटे काम मत करिए, आप 8 घंटे काम मत करिए, सिर्फ 4 घंटे काम करिए, और उस फोकस के साथ करिए, उस डेडिकेशन के साथ करिए कि आपको वो रिजल्ट मिले। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम बस भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। अभी मैं बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि भाई आपको कौन से काम करना है, आपको एक हफ्ता पहले एक दिन निकालिए,
और एक दिन निकाल के पूरा हफ्ते का करिकुलम बना लीजिए कि हफ्ते भर में आपको क्या करना है, कौन सी चीजों को करना है। आपका टाइम बचेगा, आपका मेहनत, आपकी एफर्ट पूरी तरीके से बच जाएगी। लेकिन कोई नहीं करता है, एक दिन करता है, 2 दिन करता है, फिर उसके बाद में वापस अपनी पुरानी जिंदगी में अपने आप को ढाल देते हैं। उससे रिजल्ट नहीं मिलते, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ, हमें इस चीज को आज लिख के रख लो, प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ बढ़ती है आपके करिकुलम से। आप अगर हफ्ते में एक दिन देते, जिसमें आपने अगर 2 घंटा भी दिया और 2 घंटे में पूरे हफ्ते को डिजाइन किया ना, और उसी तरीके से आपने काम करना शुरू किया, आप देखो आपकी प्रोडक्टिविटी, फिर आप मुझे बताना। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे, इतने काम हो जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन वो चीजों को हम कभी करते ही नहीं है। हम सिर्फ सुन लेते हैं, चलो ठीक है आज सुन लिया, आज का हो गया, चलो अब ठीक है, अब कल का कल देखेंगे। लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हर दिन कम से कम आप, आपका टू डू लिस्ट है तो जरूर बनाएं कि आपको कौन से काम करना है। हफ्ते हफ्ते भर का नहीं बना सकते, लेकिन हर दिन का तो बना सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोले कि सर हम तो हाउस वाइफ है, हम क्या बनाएं, हम क्या बनाएं, हम तो हाउस वाइफ है, हम क्या बनाएं, हमारे लिए क्या ये चीजें काम की? हाँ, ये हर एक व्यक्ति के लिए काम की है। अब जो भी काम करते हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, उसके लिए आपके ये काम की है। सर हाउस वाइफ का भी पूरे दिन का टारगेट रहता है। हाँ, पूरे दिन का देखिए मैम, सिंपल सी एक चीज है ना, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि हाउस वाइफ भी है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को वो उसके अंदर डाल लिया है। वो बाहरी दुनिया के बाहरी चीजों के बारे में वो सारी चीजों को देख रहे, लेकिन उनके अंदर भी डेडिकेशन है, वो भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो उन चीजों से निकल नहीं पा रहे। और क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि कोई करिकुलम ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि किस समय हमको खाना बनाना है, किस समय ये करना है। उनको पता है कि आज बच्चे को स्कूल जाना है, उसका टिफिन बनाना है ये समय पर, लेकिन दूसरे दिन उसी बच्चे की छुट्टी है, किसी को ऑफिस नहीं जाना है, तो वो वापस सोए है 2-3 घंटे, 3 घंटे एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? इट मीन्स बताने का सिर्फ यहाँ पे एक ही मतलब है कि वो अपने आप को उस तरीके से ढाल चुके हैं। वो सोचते कि यार ठीक है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं बहुत सारे रिटायर पर्सन को देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे रिटायर पर्सन है जो ठीक है यार, जिंदगी बहुत हो गया, बहुत जी लिया, बहुत ये कर लिया है, अब तो शांत। लेकिन अभी भी बहुत सारे भी ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी आज इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, जिनसे वो डेफिनेटली बहुत आगे। और केवल पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बात है कि अपने जीवन के अंदर कौन से लक्ष्य है आपके, कौन से ये। क्योंकि बहुत सारे लोग, लेडीजों का स्पेशल मैंने देखा है कि शादी के पहले इनके बहुत सारे सपने होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन शादी के बाद में इनके सारे सपने खत्म। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ रियली, मैंने बहुत सारे लेडीजों मेरे को तो देखा है मैम। सारे मेरे सपने ये क्या, वो सोचते हैं ठीक है अब तो शादी हो गई, अब ठीक है अब घर घर चलाना है, घर ये करना है। 99% मैम ऐसी लेडीज है, केवल 1% लेडीज ऐसी है जो अब सोच रहे हैं कि यार ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ, मुझे कुछ करना है। मेरा तो खत्म ही नहीं हो रहा सर। एक शुरू हो रहा है तो दो और दिख रहे हैं, दो कर रही हूँ तो तीन और दिख रहे हैं। डेफिनेटली मैम, क्योंकि आप उस चीजों को कर रहे हैं, तो मेरा वही बताने का मतलब है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना लोगों को कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते, लेकिन कर नहीं पाते। करना बहुत कुछ है, बढ़ना है जीवन में, सब कुछ करना है, आगे भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ ही नहीं पा रहे। करेक्ट। और जब उनको पता चलता है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनसे हमको ये चीजें सीखने के लिए मिलेगी, जब उनसे हम आगे बढ़ सकेंगे, तो वो उन लोगों के सानिध्य में भी नहीं आना चाहते। नहीं, करना तो चाहते हैं सर, सभी हाँ लोग देखिए, करना करना चाहते हैं, सब लेकिन सब चाहते वो हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो ठीक नहीं है उनका, वो बिल्कुल। नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैम वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि टाइम क्योंकि वो मैनेजमेंट सोच ही ठीक नहीं नहीं पा है। रहे हैं कि वो बिल्कुल, टाइम। हाँ। हाँ। उनका अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो उनको किसके पास जाना होगा बताइए? हाँ, नहीं, पहले तो अपना माइंड को ही सेट करना पहला पहला कदम यही है कि अपना माइंड सेट करो कि मुझे बिल्कुल।
आप मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच में 1 घंटा मिल रहा है, तो उस 1 घंटे में मैं अपने लिए ऐसा क्या करूं जो, या मैं कुछ अपने शौक का कोई भी चीज है वो उसके लिए मैं क्या करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, क्या क्या चीजें चाहिए। तो वही बात आ गई कि फिर से वो लिस्ट। तो पहले तो सोचना और पहला कदम उठाना ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सोचना होगा, तो वही वो पुरानी चीजों को नहीं छोड़ेंगे जब तक, तब तक नई चीजों को नहीं सोचेंगे। आप नहीं, यकीन करिए कि जब तक टाइम तो पुरानी मिल रहा है जिंदगी सर। को नहीं छोड़ेंगे, नई ऐसा जिंदगी को अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। टाइम तो मिल रहा है सर, और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलेगा। एक दिन बोलिए कि आज आपको शॉपिंग करने जाना है तो औरतों को देखिए, अब फटाफट जो उस दिन सब मॉर्निंग आफ्टरनून सबका काम हो जाएगा उनका, और हाँ ऐसे डेफिनेटली मैम, एक समय सबके पास होता है, सिर्फ बोलते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन सबके पास ये समय होता है। और उस दिन पता नहीं कहाँ से वो टाइम निकल जाता है और सब मैनेज होता है। तो वैसे ही टाइम निकालना है हमें, और टाइम बिल्कुल निकाल के बिल्कुल। वो ये सारी चीजें करनी है। और 24 घंटे सबके लिए मिला है, और 24 घंटे में ही सब जो कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं वो उनके लिए भी 24 ही है। और जो घर में है सोचते हैं कि 1 घंटा मिला है तो थोड़ा आराम कर लो, उनके लिए भी 24 ही घंटे हैं। हाँ 24 ही घंटा है, लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं वो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो डेफिनेटली अपने जिंदगी में वैसे ही व्यस्त है। और वो लोग सबसे ज्यादा व्यस्त होते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज अभी आपने जो चीज बोली ना, सबसे बड़ी चीज है टाइम मैनेजमेंट, कि उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता। और जब उनको, देखिए क्या होता है, एक सोचना एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर आप नहीं सोच भी नहीं पा रहे हो क्या कैसे करना है क्या करना है, आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी वैसे व्यक्ति के सानिध्य में जाओ ना, ऐसी व्यक्ति के पास जाओ जो वो चीजें आपको सिखा सके। नहीं 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 सर, वो आप उनको बोलेंगे ना तो कहते हैं हाँ हाँ करना तो है, बट वो अपने आप को इतना व्यस्त फील करा देंगे आपको ही। मैं खुद हूँ कि आप देखिए मेरे जो है एकेडमी में मेरे को डेली जाना होता है, आपके हम्म। साथ में 7:30 बजे रहती हूँ, घर का नाश्ता दोपहर का कुछ चीजें और बना के जाती हूँ। आफ्टरनून में आती हूँ, फिर पार्लर में मैं रहती हूँ, पार्लर में रहती, क्लाइंट रहते तो ठीक है, नहीं तो मैं नोट्स अपने लिखते रहती हूँ। मेरा आधा घंटा भी इधर उधर नहीं होता है, फिक्स है मेरा। फिर उसके बाद जब मैं घर पे आती, फिर खाना पीना खाया आपके, रात को मतलब कभी कभी लेट भी हो जाता है क्लाइंट होते हैं तो, हम्म। इसलिए मैं रात को आपसे ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ। तो फिर मैं रात को फिर से एक मैं अपना मेडिटेशन करके और फिर सोती हूँ, रात के 11 भी बज जाते हैं, लेकिन फिर मैं उठती हूँ सुबह। और अगर उसमें एक्स्ट्रा चीजें होती है तो मेरा टारगेट रहता है वो एक जगह में, उससे भी मैं नहीं तो मैं कहीं लिख के भी भूल जाती हूँ ना सर। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मतलब मैं अपने हाथ पे लिख देती हूँ, आपको मैं बताऊं, मैं अपने हाथ पे लिखती हूँ ताकि मेरा हाथ जब भी आगे पीछे हो तो मैं जो है उसको देखती रहूं। चलिए वो भी आप तो एक वैसे भी थेरेपी आगे है मैडम, हमारे हाथ साथ पे में लिख के करने की। ये नहीं नहीं चलिए, नहीं वैसे नहीं, तो आप आगे भी अलग। हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। सो आगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ऐसा जादू बताऊंगा कि आप खुद चकित है। जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना, आपका जितना भी समय आप बता रहे हैं, आप हाँ। खुद और मेरे को वो हो नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे को अभी आपको मैं बोलूँ कि जब मैंने सिडिस्को का एग्जाम दिया था, मैंने A to Z लोगों को ब्लॉक कर दिया था। एग्जाम हम्म। के टाइम में 2 महीने तक मैंने सबको ब्लॉक कर रखा था, सिर्फ अपने हम्म। मदर फादर और मैं अपने बच्चों से। और जो मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे जो लोग, मैं भी बस सिर्फ उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई थी। बाकी के एक्स्ट्रा जितने भी रिलेटिव थे फ्रेंड थे सबको ब्लॉक कर दिया, कोई डिस्टरबेंस मुझे नहीं चाहिए। और मैं परफेक्ट, आप ये सोचिए 8-8 घंटे पार्लर का काम करते हुए भी, एकेडमी जाते हुए भी, घर का खाना पीना तीनों टाइम का सब हम्म। देख के भी, बच्चों को भी बोल दिया था कि मैं जितना कर पा रही हूँ उतना ही करूँ, नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं एक महीना हम बाहर से भी 19-20 कर लेंगे, बाहर से मंगा के खा लेंगे। लेकिन मैंने किया और मैं बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर चुकी। मुझे खुद को मतलब फील नहीं हुआ कि मैं इतना लेवल तक जा सकती हूँ। नियर बाई मैं 50 हूँ, तो मायने रखता है ये भी कि मेरे को ये, और मुझे थायराइड है, आपको मैं बताऊं, और हाइपो है। लेकिन आपने तो मुझे देखा है, लेकिन आप देख के मुझे नहीं फील कर सकते कि मुझे हाइपो थायराइड है। लोगों को मेरे ही पार्लर में आते हैं लोग और बोलते हैं कि मुझे थायराइड है ना तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं हो पाती हूँ, मैं एक्सरसाइज डेफिनेटली। नहीं कर पाती हूँ। मैं उनको कहती हूँ मेरे को खुद को देखो, मेरे को हाइपो है और एक्सेल से नहीं, मेरे 2020 से ही है, तो 3-4 साल तो हो ही गए, तो मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ सर, आपको बताऊँ कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। डॉक्टर के पास में गई तो मैंने उनको साफ बोला मुझे मेडिसिन लाइफ टाइम नहीं खाना है।
मेरे को मेडिसिन वैसी ही आप दीजिए कि मतलब मैं इसको कम करूं, फिलहाल मेरा जो हाई है वो उसको कम करूं। मैंने 1 साल तक किया, फिर वो डॉक्टर भी कुछ अपना रोजगार बढ़ाने के लिए उसने कुछ उल्टा पलटा करने में, फिर मैंने अपना माइंड चलाया, मैंने कहा नहीं, सारा चीज तो नर्वस सिस्टम से ही है कि हाँ, मैंने आपको एक मैं बताया था ना, एक बुक आपको बताया, एक वो बताया था आपको, एक यू कैन हील करके हाँ। एक तो मूवी सर बताई थी। सारा सारा खेल जो है नर्वस सिस्टम का है। नर्वस बिल्कुल। सिस्टम में आपने डाल दिया कि यस मुझे ये आई कैन डू इट, तो आई कैन डू इट। वो मैंने अपने जहां मैं सोती हूँ वहां पैर के पास ही मेरा एक बोर्ड है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया था, वहां लिख दिया है आई कैन डू इट एवरीथिंग। नहीं नहीं, वो रियली डेली मैं मैंने आपको, सोते आप वक्त लोगों को, और कुछ लोग थे। जगते वक्त मैं देखती हूँ उसको। यस। और बाकी लोग भी ताजुब है, और मेरे से बहुत सारे लोग यही रीजन है कि चिढ़ते हैं। मैं जो चीज ठान लेती हूँ भाड़ में जाए दुनिया, मुझे करना है तो करना है, ऐसा है। डेफिनेटली वैसे ही होना चाहिए इंसान को। डेफिनेटली आगे तो अभी आप जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट की भी, और कुछ चीजें आपके सैलून मैनेजमेंट की चीजें आपको बताऊंगा कि सैलून मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है। सैलून मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, आप खुद ही आपके टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आगे आप धीरे धीरे मेरे साथ में सीखोगे। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट काम, अर्जेंट काम, ये सारा का पूरा एक ये होता है ना, पूरा कोर्स है इसके ऊपर। तो वो सारी चीजें अभी जैसे आप लोगों ने इन चीजों को देखा होगा, ये दो मतलब ये ब्लॉक के बारे में पता नहीं मुझे, आपने देखा है या नहीं होता है, ये एक इस तरीके का एक ब्लॉक होता है, ये आपके लाइफ का ब्लॉक होता है। इसमें 4 टाइप की चीजें होती है आपके लाइफ में, 4 टाइप से काम होते हैं। एक ओके। होता है, एक काम है जो इम्पोर्टेंट है एंड अर्जेंट है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए। अगर काम अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम्म। इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट है लेकिन आपका काम अर्जेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर काम इम्पोर्टेंट भी है और आपका काम अर्जेंट भी है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके। ये इस तरीके का एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं एसन हॉकर बॉक्स के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। ओके। तो ये आपको बताऊंगा आगे, ये अभी इसके अंदर तो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो जब हमारे साथ में आगे आएंगे ट्रेन द ट्रेनर, इसमें जब भी मैं अपना वो बड़ा लॉन्च करूंगा, तो उसमें आपको सारी चीजें, मैनेजमेंट की चीजें भी आपको बताऊंगा, ये सारा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ये मतलब ओवरऑल बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है कि हम अपने बिजनेस के लिए किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एवरीथिंग उसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर अप करते हैं। चलिए, सो अभी थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं, थोड़ा सा ओके। अनुलोम विलोम कर लेते हैं, क्योंकि काफी समय हमारा भी लग गया इसमें। चलिए। नहीं नहीं, ये भी जरूरी था सर, डिस्कस कर रहे हैं तभी समझ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जरूरी। और सभी लोगों को देखो, मैंने तो आप सभी लोगों को यहाँ पर अथॉरिटी दे के रखी कि आप सभी लोग हर दिन कुछ ना कुछ एक चीजों को सुनाएं। लेकिन देखो काफी सारे लोग होते हैं, आप होते हैं, कुमुद मैम, कुमुद सर होते हैं, वर्षा मैम होते हैं, वर्षा मैम बोलते हैं अधिकतर, आप बोलते हो, और कुमुद सर, बाकी लोग तो नहीं बोलते। लेकिन देखिए क्या होता है, जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तब तक आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वो चीजें नहीं झलकेगी। ठीक है। पर्दे के पीछे बैठना एक अलग चीज है, भीड़ में बैठ के कमेंट करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब आप सामने जाके कोई चीजों को करते हैं ना, तब जाके आपको रियल एहसास होता है। जैसे मैंने कहा कि बुक आइए, बुक को पढ़िए, आपको मैं यहाँ पे मौका देता हूँ, 5 मिनट आप, कम से कम 5 मिनट कोई कहानी सुनाइए, कोई ये करिए, तो उसके अंदर मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीजों को ये कर सकता हूँ कि आपके कॉन्फिडेंस को, आपको कहाँ पर बूस्ट होना है, कहाँ पर आप स्पीड बोल रहे हैं, कहाँ पे आप स्लो बोल रहे हैं, कहाँ पे आपको कौन सी चीजों को ये करना चाहिए। तो मैं उस चीजों के लिए आपको गाइड कब कर सकता हूँ, जब आप खुद एफर्ट लेंगे। और अगर आप एफर्ट नहीं लेंगे, तो मैं उस चीजों के लिए मैं अपनी एनर्जी को क्यों ये करूंगा। मैं अपनी एनर्जी को उन चीजों, उन लोगों के ऊपर लगाऊंगा जो अपने आप को एफर्ट लेने के लिए तैयार है। मैंने आप सभी लोगों को एक चीज बोला है कि आप लोग आइए, 5 मिनट की कोई कहानी सुनाइए, कोई ऐसा थॉट आपका रखिए यहाँ पर, जिससे कि आप अपने आप को खोल पाए। पर नहीं डेफिनेटली आप करके देखिए ना, क्योंकि उषा मैम है, उषा मैम खुद ही बताएंगे।
कि उससे उनका कितना फायदा हुआ। तो आप करके तो देखिए, 30 दिन करके देखिए एक बार। एक छोटी सी कहानी बस बोलिए, कहानी, सिर्फ कहानी। 30 दिन के अंदर आपके अंदर बदलाव देखना आप। और नहीं नहीं आए सर, जब आप मुझे बोलना। मैंने कोरोना में एक ही चीज सीखी कि उस टाइम तो बैठे हुए थे ना सब, रोजी रोजगार हाँ सब जी, ठप हाँ था, जी। आगे क्या होगा कुछ हो वो भी नहीं था। उस टाइम यही सीखा कि ये फील किया मैंने दिल से कि मैंने सबके लिए किया, रिलेटिव के लिए किया, बच्चों के लिए किया, हस्बैंड के लिए किया, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि हस्बैंड मेरे लिए करे, बच्चा करे, रिलेटिव करे, माँ बाप करे। मैं तो अपने लिए ही नहीं कुछ कर पा रही हूँ, अपने लिए ही नहीं सोच रही, तो दूसरा क्यों मेरे लिए सोचेगा। ये बिल्कुल, मेरे डेफिनेटली। दिमाग में ये आया, तो तब से मेरा दिमाग जो है ना बहुत ही, ये करना है वो करना है, पूरे दिन बिजी ही रहती हूँ। और चलिए। ऑनलाइन मेरी क्लासेस जो है आपके साथ 3 चल रही है, एक सलोन उसका मैनेजमेंट का चल रहा है, ओबेसिटी मैनेजमेंट, एक 2 ऑफलाइन क्लासेस चल रही। तो मैं टू मच बिजी रहती। सच बात यही है सर, मैं नहीं आपकी टू डू लिस्ट जो है वो पेपर पे लिख के नहीं बना सकती। माइंड में मेरा फिक्स रहता है कि ये आज फिक्स है और कल ये निपटाना है, यहाँ कॉल करना है। वो भूलने का चांसेस रहता है, तो हाथ पे लिख लेती हूँ, काम करते करते लिख लेती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन आप आगे जुड़िए, आगे देखिए, आपके पास में अभी आपका जितना भी टाइम है ना, उतना टाइम कितना बेहतर तरीके से मैनेज होगा, और कितना टाइम आप निकाल पाएंगे, आप देख पाएंगे आगे, आप रिलेट कर पाएंगे। चलिए, अभी हम अनुलोम विलोम करते हैं। और अब गहरी सांस लेंगे और अपने मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। अब अपने पेट को पूरी तरीके से अंदर की ओर लेंगे, पूरी तरीके से टाइट करेंगे।
एंड रिलैक्स। अगेन फिर से पेट को पूरी तरीके से अंदर लेके टाइट करेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। रिलैक्स। अगेन। रिलैक्स। मैम आप बुक पढ़ना चाहेंगे? हाँ सर। बुक रीड करोगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके चलिए, सो अब बुक रीड करते हैं। ओके ओके। यस। एक मिनट सर, मैं चश्मा थोड़ा ला- आज तो मेरी नींद खुल गई सर 4:30 बजे। मैं 4:30 बजे से ही उसको पढ़ रही थी। ओके ग्रेट, क्या बात है। एक लेसन पढ़ लिया, वो अगला लेसन जो था ना। हाँ अगला लेसन है हमारा, तो अगले लेसन को। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, यही है ना अगला लेसन। यस यस यस, हमें लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वे एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। यही है ना सर, कहीं ऐसे तो नहीं गलत पढ़ रहे? नहीं, ये तो पढ़ लिया था हमने सर। ये पढ़ लिया था, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं, ये वाला था ना। अ, हमारा अगला जो चैप्टर है सेकेंड वाला, सबक 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई सिखाई जानी चाहिए। ओके अगला हमारा सबक 2 है, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ओके। मेरे उसमें लिखा है आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं, ऐसा लिखा है। अच्छा ठीक है, सबक 2 है ना। हाँ, सबक 2। अध्याय 3। अध्याय भी 2 ही है मेरा। अच्छा ठीक है, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। हाँ। ओके चलिए। 1990 में माइक ने अपने पिता पिता का साम्राज्य संभाल लिया और वास्तव में वह अपने डैडी से भी अच्छा काम कर रहा था। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर ही मिलते। वह और उसकी पत्नी इतने अमीर हैं जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका मतलब यह है कि जब तक आप प्रत्यक्ष रूप बहुत ही अनहोनी ना हो जाए तब तक आप काम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है और मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारी संपत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि खुद ही विकास कर सकती है। यह किसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप वर्षों तक इसे पानी देते रहिए और फिर एक दिन ये इसी की जरूरत नहीं पड़ इसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती और इसकी जड़ें जमीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती हैं। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। देखो कितनी अच्छी बात बोली है इसने यहाँ पर।
कि जब आप छोटा पेड़ होता है तब हम क्या करते हैं, इसको पानी देते हैं, खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि आपको इसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली अपना अपनी जड़ें होती है वो जमीन तक ये कर लेता है। तो यहाँ पे उसका बोलने का मतलब ये है कि जब बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उन्हें ये चीजें सिखाते हैं, और अगर कोई किसी भी एज का हो, आपने उसे अगर एक बार ये चीजें सिखाई, और जैसे जैसे उस व्यक्ति की जड़ें जब बड़ी होती है, जब वो ये चीजों को सीखता है और जब अच्छे लेवल पे सीख जाता है ना, अपने जड़ों को वो बढ़ा लेता है, उसके नॉलेज को एक्सपांड कर लेता है, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को उस तरीके से मैनेज कर लेता है और सिर्फ उसके फल आपको देता है। चलिए आगे। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया और मैंने रिटायर होने का। जब भी लोगों के समूह के सामने बोलता हूँ तो वो मुझे अक्सर पूछते हैं कि मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए। मैं कैसे शुरू करूं? क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी का रहस्य क्या है? मैं लाखों करोड़ों कैसे कमा सकता हूँ? जब भी मैं इसमें से कोई सवाल सुनता हूँ तो मुझे नीचे दी गई गई कहानियां याद आती हैं। ये भी पढ़ना है सर। हाँ। सबसे अमीर व्यवसाय 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो के एड एज वाटर बीच में मिली। उन उनके बीच चार्ल्स सवक थे, जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी की मुखिया थे। सैमुअल इंसुल थे, जो संसार की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट थे। सॉरी। हार्ड हार्ड हॉब्सन थे, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आयुष क्रूज थे, जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनी में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रीजर थे, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेंटर सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे। रिच विटिन थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में प्रेसिडेंट थे। आर्थर कॉटन और जेसन लिवरमोर थे, जो शेयर बाजार में दो दिग्गज साहसी खिलाड़ी थे। अल्बर्ट पॉल थे, जो राष्ट्रपति हार्डिन के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। शाबस 5 साल बाद उधारी के पैसे से जिंदगी जी रहे थे और कंगाली में मरे। इंसुलिन विदेश भूमि पर गरीबों की हालत की दिग्गज हुए, और क्रूज और कॉटन भी दिवालिये मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विक्टिन और अल्बर्ट फॉल, जो जेल में रहकर रिहा कर दिए गए, और फ्रेजर एंड लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ठीक ठाक बात बता सकता है कि इन लोगों के साथ दरअसल हुआ क्या, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप 1923 पर गौर किया जाए तो उनका दिमाग उनको दिख जाएगा कि 1929 की शेयर बाजार में भारी गिरावट और मंदी का ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं के बीच के लोगों के जीवन में भारी असर पड़ा होगा। मुद्दे की बात यह है कि ये लोग जिस युग में जी रहे थे, आज हम उससे ज्यादा बड़े तीव्र परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कई उतार चढ़ाव आएंगे, जो इन लोगों के युग में आए। उतार चढ़ाव जैसे ही होगा, मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोग
लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका जरा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है शिक्षा। यदि लोग लचीले बने और खुला दिमाग रखें तो सीखने के लिए तैयार हो और कठोर परिवर्तन के बावजूद ज्यादा अमीर बनेंगे। अगर वे सोचते हैं कि वे पैसा ही समस्या को सुलझा देगा, तो उन्हें उनकी राह में काफी मुश्किलें झेलनी होगी। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाता है और पैसा बना बनाता है। वृत्ति बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। मतलब समझदारी नहीं है तो पैसा आएगा तो, लेकिन मुश्किलें यहाँ पे पड़ेंगी तो उन्होंने बहुत अच्छी लड़के बात और की समस्या। ये देखो, ये इतने सारे जो लोग थे, इतने सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत ये कि हुआ, लेकिन इनका सारा पैसा एक समय ऐसा है कि सभी लोग गरीबी में जी पाए, सभी लोगों का पैसा गायब हो गया। इसके पीछे का कारण ये था कि शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी, क्योंकि इन लोगों का सारा पैसा वहां पर लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोल रहे हैं कि वो तो ठीक है, वो दौर तो जो था, लेकिन अभी जो दौर है वो उससे भी स्पीड है। यहाँ पे तो एक दिन में कब शेयर मार्केट पलट जाए आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये दौर उससे भी ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पैसे के पीछे तो है, पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन उसके लिए शिक्षा नहीं ले रहे। शिक्षा मीन्स मनी मैनेजमेंट, कि आपका मनी मैनेजमेंट क्या है, उसके ऊपर शिक्षा नहीं ले रहे। अगर ये लोग मनी के मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझ पाते तो वो उस चीजों से होने के बाद भी वहां से बाहर निकल जाते। ठीक है, यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी यही बोले कि जो सबसे बड़ी बोलते हैं ना आज कि शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जो आप अगर आपने पी लिया तो जिंदगी में आप कभी पीछे नहीं हो सकते, जिंदगी में आप कभी पीछे नहीं रह सकते। कोई भी शिक्षा हो, कोई भी, मतलब स्कूल की बात अलग है, स्कूल कॉलेज वो तो छोड़ दो, वो तो वहां पे तो आउटडेटेड पढ़ाते, 99% आउटडेटेड होता है, केवल 1% ऐसा होता है जो जिंदगी में काम आता है। बाकी उसके बाद की जितनी एकेडमिकल शिक्षाएं है, अगर वो व्यक्ति अगर उसके ऊपर अपने आप को फोकस ले आता है, स्किल बेस्ड शिक्षा के ऊपर अपने आप को डाल लेता है ना, तो डेफिनेटली उससे उसको वो बहुत आगे जा सकता है। और वो जितना सीखेगा उतना आगे जाएगा, जितना सीखेगा। वो किसी भी फील्ड में ले लो, आप मेकअप के फील्ड में ले लो, ब्यूटी की फील्ड में, जो भी फील्ड में आप लो, अब उसमें जितना सीखोगे उतना आप उसमें आगे जाओगे, और ये डे शिक्षा बाय ही आपको आगे ले जाएगी। डे बाय डे अप टू डेट होना ज्यादा जरूरी है सर। बिल्कुल डेफिनेटली, और यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी वही बोल रहे हैं कि शिक्षा ही आपको सबसे आगे ले जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। अधिकतर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना ज्यादा पैसा अपने पास रख पाते हैं। हम सबसे लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानी सुनी होगी। वो अचानक अमीर बन गए और लेकिन कुछ समय बाद फिर से गरीब हो गए। लॉटरी उन लोगों ने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन वे जल्दी ही वहीं लौट आए जहां से शुरुआत की थी। या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानी जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद वो मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे यह युवक बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जिसके पास एक एक साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में वह दावा करता है कि उसके मित्र वकील लेखपाल ने उसका पैसा हथिया लिया और वह शून्य वेतन पर कार धोने की दुकान पर काम करने के लिए मजबूर है। देखिए, अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। अगर आप इस चीजों को समझोगे तो बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर सार है। क्या सार है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में ये समझ ही नहीं पाते कि आप पैसा कमाते तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लाखों कमा रहे हो, करोड़ रुपए कमा रहे हो, लेकिन फर्क उससे पड़ता है कि आप
महीने के अंत में कितना बचा पाते हो, यानी आपके पास में कितना पैसा आप स्टोर करके रख पाते हो लंबे समय तक। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एक एक्सरसाइज करके देखिएगा कि जिन्होंने 10 साल पहले 15 साल पहले जिन लोगों की लॉटरी खुली थी, आप उनको देखिए, सर्च करिए, उसमें से 99% लोग वापस गरीब हो गए। हाँ भले सर, उनके वो करोड़ों रुपए खुले, लेकिन वो वापस उसी रास्ते पे आ गए। जैसे एथलीट का उन्होंने उदाहरण दिया कि 24 साल की उम्र में एथलीट करोड़ों रुपए कमा लेता है अगर वो बचपन से मेहनत करता है, लेकिन वो पैसों को संभाल नहीं पाता, वापस उसी रास्ते पे आ जाता है, गरीबी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे के मैनेजमेंट को नहीं समझ पाता है, और पैसे के मैनेजमेंट को अगर नहीं समझ पाएगा तो वापस वो अपने रास्ते पे आ ही जाएगा। कितना भी करोड़ों रुपए दे दो, बोलते हैं ना, एक गरीब को अगर आपने करोड़ रुपए दे दिया, बोला ले भाई इसको देख ले, तो वो सबसे पहले क्या खरीदेगा? सबसे पहले ऐशो आराम की लाइबिलिटी से चीज, खरीदेगा, ऐशो आराम की लाइबिलिटी चीज से खरीदेगा वो, और वो वापस उसी रास्ते में 2 से 4 साल 5 साल के बाद आ जाएगा। वो सुशील कुमार थे ना सर, जो करोड़पति में जीते थे, फिर से उनकी हालत वैसी है। वैसे बहुत सारे, एक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। 99% बोल रहा हूँ मैं, केवल 1% ऐसे जिन्होंने मैनेजमेंट को समझा, उसके बाद में वो उन पैसों को स्टोर करके रख पाए। बाकी 99% वापस उसी रास्ते पे आ गए 5 से 10 साल के अंदर। चलिए आगे। उसे कार धोने वाली दुकान से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसके कार पूछते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वह नौकरी से निकालने का खिलाफ दावा ठोक रहा था तथा भेदभाव का आरोप लगा रहा था। उसका दावा था कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है और यह भी उतार देगा तो वह अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो तुरंत मिलियनेयर बन गए और हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर बन गए, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी दे देता हूँ कि लंबे समय में यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप ज्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इतना इससे कितनी पीढ़ियों तक रख सकते हैं। नोट करना है सर इसको। चलिए आगे। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे शुरू करूं या मैं बताऊं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाता है, तो मेरे पास से वे प्रायः निराश ही होते हैं। मैं बस उन्हें वही कहता हूँ जो अमीर डैडी ने मुझे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की जरूरत है। जब भी मैं अपने अमीर डैडी के साथ होता था तो वे यह विचार हर बार मेरे दिमाग में ठूसते थे। जैसे मैं कहता था, मेरे शिक्षित डैडी पुस्तक पढ़ने पे महत्व जोर देते थे, और जबकि मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता के माहिर बनाने की जरूरत पे जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि एक गड्ढा खोदने और मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बना रहे हैं तो आपको बस 6 इंच की कंक्रीट का स्लैब डालने की जरूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पियर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला समझ में नहीं आया सर मुझे। फिर से पढ़िए एक बार। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो देखिए, अगर आप एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, मतलब आप कोई अ, अच्छे लेवल की बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं अच्छी जगह पर, तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी पड़ेगी। मतलब आप एक बहुत ही मजबूत घर अगर बनाना चाह रहे, बहुत मजबूत बिल्डिंग बनाना चाह रहे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और वहां पे नींव आपको बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप किसी उपनगर में एक
घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट या स्लैब डालना होगा। मतलब आप एक किसी छोटी जगह पर बनाने जा रहे हो तो वहां पे आप 6 इंच का सिर्फ गड्ढा भी करोगे और वहां पे स्लैब भी डालोगे तो भी आपका काम हो चल जाएगा। जाएगा। है ना? हाँ। आगे देखो, ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको अमीर बनना है। अब यहाँ पे देखो, आप दोनों को मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ कि यहाँ पे रोबोट कियोसाकी क्या बोल रहे हैं कि आपको अगर बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना है, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, तो आपको बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, आपको बड़ी नींव डालना पड़ेगी, उतनी मजबूत नींव डालना पड़ेगी। ठीक है? लेकिन अगर आपको एक छोटी सी बिल्डिंग खड़ी करना है तो उसके लिए आपको 6 इंच का गड्ढा भी काफी है, और छोटा सा थोड़ा बहुत कंक्रीट आपने किया, नींव बनाई, उससे आपका काम चल जाएगा। है ना? अब यहीं पे उन्होंने उनको टर्न किया कि जो अधिकतर लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि मैं 6 फीट का गड्ढा खोदूं और बहुत अमीर बन जाऊं। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? ये नहीं है। यहाँ पे रोबोट कियोसाकी ये बोल रहे कि भाई आपको अगर ज्यादा अमीर बनना है, ज्यादा सक्सेसफुल होना है, तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, आपकी नींव को उतना मजबूत करना पड़ेगा। आपकी नींव जितनी मजबूत होगी उतने ज्यादा आप अमीर होगे। आप सोचोगे मैं 6 फीट का गड्ढा खोद लूं और मैं बहुत अमीर बन जाऊं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना आज, कि वो उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जहां से क्विक पैसा आएगा। अब शेयर मार्केट में लोग बहुत भागते हैं, लेकिन शेयर मार्केट भाई 5 साल के पहले नहीं आता है समझ में। लेकिन लोग क्या समझते हैं आज, अरे शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, शेयर मार्केट में डाल दो। हो ही नहीं सकता जब तक आप उसको समझो ना, और कम से कम 5 साल समझने में लगता है शेयर मार्केट को, कम से कम। लोग नहीं समझ पाते ना, लोगों ने आज स्टार्ट किया, 1 महीने बाद पैसा लगाना शुरू, 1 साल बाद खत्म, समझे ही नहीं। किसी अभी जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बोलती है कि आपको अभी आप पैसा डालो, आपका इतना दिन में पैसा ये हो जाएगा, इतने पैसा डबल हो जाएगा, और आदमी क्विक डाल देता है। भाई पहले आप समझो तो सही। और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक आप उसको पूरी गहराई और मजबूती के साथ में आपके मैनेजमेंट को नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छा एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते। यही यहाँ पे रोबोट कियोसाकी बोल रहे हैं। चलिए आगे। हमारा स्कूल तंत्र कृषि युग में बना था और आज भी बिना नींव नींव वाले मकान में यकीन करता है। कच्चा फर्श अभी भी फैशन में है। इसलिए जब बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो उनके पास लगभग कोई वित्तीय नींव नहीं होती। एक दिन उपनगरीय मकान में जब उन्हें रात को नींद नहीं आती और वे अमेरिकी सपने को देखते हुए गहरे कर्ज में डूब जाते हैं, तो वे फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या है उनके सामने खड़ी है, वह उनका जवाब फटाफट अमीर बनने का कोई तरीका खोजना है। इमारत बनने लगती है और यह तेजी से ऊपर जाती है और जल्दी ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बजाय हमारे पास उपनगर में झुकी हुई मीनार आ जाती है। उनकी रातों की नींद एक बार फिर से उड़ जाती है। ये भी एक गहराई है कि मतलब वो नींव पर मजबूत नहीं करते हैं, इसलिए आगे चल के वो फिर से झुक जाते हैं और इसका फिर देखो से सबसे उनकी बड़ा नींद उदाहरण, नींद उड़ जाती आपने 1992 का स्कैम देखा होगा, है। सुना है? देखिए मूवी 1992 का, आपने सुना होगा तो। हाँ। अपने इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम था ये, सबसे बड़ा। हर्षद मेहता, हाँ। सुनना कभी हर्षद मेहता के बारे में आपने सुना होगा। तो वो हाँ। व्यक्ति कितने क्विक तरीके से आगे बढ़ा था, क्योंकि उसने गलत रास्ते अपनाए थे। ठीक है? इसी वजह से क्विक तरीके से आगे बढ़ना है ना, तो आप बहुत सारे ऐसे काम करोगे जो एथिक्स नहीं है, और अगर वो काम आप करोगे तो डेफिनेटली एक समय बाद नीचे बहुत तेजी से आ जाओगे। चलिए बड़, आगे। बड़े होने के बाद माइक और मैंने मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, लेकिन बचपन में ही हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बना दी गई थी। अकाउंटिंग संभवतः संसार का सबसे पेचीदा और नीरस विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अमीर डैडी के सामने सवाल यह था कि यह नीरस और जटिल विषय बच्चों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इसे रेखा चित्र के माध्यम से सिखाकर सरल बनाया जाए। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय बुनियाद रखी।
चूंकि हम दोनों बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक सरल तरीका निकाला। बरसों तक वे सिर्फ रेखाचित्र खींचते रहे और शब्दों का इस्तेमाल कम करते थे। माइक और मैं सरल रेखाचित्र की मदद से आर्थिक शब्दावली तथा पैसे की आवागमन को समझते थे। हर साल बाद अम्मी डैडी उन रेखाचित्रों के अंक जोड़ना शुरू किया। आज माइक और जटिल और सूक्ष्म अकाउंटिंग विश्लेषण में माहिर हो चुका है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए यह करना ही था। मैं उतना जटिल विशेषज्ञ नहीं करता, क्योंकि मेरे साम्राज्य काफी छोटा है। लेकिन हम दोनों की नींव एक सी है। अगले पन्ने में मैं आपको वही सरल चित्रांकित दिखाऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाया था। हालांकि वे बुनियादी है, लेकिन उन रेखाचित्रों को दो लड़कों के मार्गदर्शन के लिए बदौलत ही वे एक ठोस और गहरी नींव पर काफी दौलत बनाने में सफल रहे। चलिए, हेलो, इतना रुके सर कि आगे बढ़े? हाँ बस यही पे एंड करते हैं, फिर कल से नियम 1 पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। यस। सो देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो उनके डैडी है, उन्होंने उनके साथ में किस तरीके से, जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको उन्होंने सिखाया किस तरीके से, एक ग्राफ के रूप में, ठीक है, जैसे एक चित्र के रूप में। अब वो चित्र मीन्स क्या, उनको उन्होंने काम पे लगा दिया बचपन से उनको वो पैसों के बारे में अगर उनको वो बोलते जाते तो वो सीख पाते क्या? वो नहीं सीख पाते। उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली उनको काम पे लगा और फिर उनको सिखाते गए। देखिए, ये मेरे यहाँ पे इतने समय से काम कर रही है, ये लेडीज, जो मार्टिन करके एक लेडीज थी, वो, ये जो हमारा ड्राइवर है वो इतने समय से काम कर रहा है, और देखिए ये हर महीने मेरे पास में पैसे के लिए आते हैं, और हर महीने इनका पेमेंट इतना ही होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा ये लेवल पे पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये लोग काय के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, आपको क्या करना है, पैसों को आपके लिए काम करवाना है। जैसे उन्होंने बुक का काम चालू किया, जैसे उन्होंने छोटा सा सिक्के वगैरह डालने का एक छोटी सी लाइब्रेरी का काम किया, तो वहां से उनको वो शिक्षा मिल गई। ठीक है, चलिए कल फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके।